प्रोनेसिस इन्वेस्ट एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस साल अभी तक अबाउट 90 सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है एंड आउट ऑफ दीज 90 सेंट्रल बैंक्स अबाउट 40 to 45 सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट एटलीस्ट एक बार 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। ये इंटरेस्ट रेट बढ़ कहाँ रहा है? तो ये बढ़ रहा है यूएस में, यूके में, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में, नॉर्वे, स्वीडन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड ऑफ कोर्स इंडिया में भी ये बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ये हो क्या रहा है, दैट इज इतने सारे सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहे हैं और ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं वो कौन सा इंटरेस्ट रेट है। और साथ ही हम ये जानेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड उसका स्टॉक मार्केट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या इस राइजिंग इंटरेस्ट रेट के कारण स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाएंगे वर्ल्ड वाइड या फिर स्टॉक मार्केट्स पे इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के सीरियस इन्वेस्टर हैं या फिर सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अच्छी तरह से समझें, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है उसका ऊपर जाना नीचे आना, इंटरेस्ट रेट का ऊपर जाना नीचे आना ये लगा रहता है। एवरी फ्यू ईयर्स ये होता रहेगा। तो अगर आपने इन चीजों को सही से समझ लिया तो आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जर्नी है लॉन्ग टर्म का, उसमें इसका काफी वैल्यू एडिशन आएगा। वर्ल्ड वाइड किसी भी सेंट्रल बैंक का प्राइमरी जॉब क्या होता है? तो किसी भी सेंट्रल बैंक का प्राइमरी जॉब होता है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि प्राइसेस ओवरऑल काफी तेजी से ऊपर ना जाएं और ओवरऑल काफी तेजी से नीचे नहीं आए। तो जब प्राइसेस काफी तेजी से ऊपर जाते हैं तो उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं और जब प्राइसेस काफी तेजी से नीचे आने लगते हैं या फिर काफी कम हो जाते हैं तो उसे हम डिफ्लेशन बोलते हैं। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन का एक टारगेट सेट करता है। अगर आप यूएस और यूरोपियन यूनियन के सेंट्रल बैंक को देखें तो वहां पे इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है 2% का, दैट इज इन्फ्लेशन 2% से ज्यादा कम ना हो और इन्फ्लेशन 2% से काफी ज्यादा ना हो। सिमिलरली अगर आप इंडिया को देखें तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई ने मीडियम टर्म में इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है 4% का और यहाँ पे 2% का मार्जिन रखा गया है। दैट इज अगर इन्फ्लेशन 4% के आसपास है तब तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच भी है तो ये भी टॉलरेंस लेवल के अंदर है। यहाँ पे इन्फ्लेशन 2% से कम ना हो और 6% से ज्यादा नहीं। अभी तक हमने कुछ सेंट्रल बैंक्स के इन्फ्लेशन टारगेट के बारे में जान लिया है। अब हम जान लेते हैं किन कंट्रीज में फिलहाल इन्फ्लेशन कितना है। तो अगर आप यूएस को देखें, यूरोपियन यूनियन को देखें तो वहां पे अभी भी इन्फ्लेशन 8% से ऊपर है और उनका इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है 2% का, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिमिलरली अगर आप इंडिया को देखें तो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट अबाउट 2 to 6% के रेंज का है और फिलहाल इंडिया में इन्फ्लेशन अबाउट 7% का है। तो ऑफ कोर्स ये ज़्यादा है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूरोपियन यूनियन हमारा जो डिफरेंस है प्राइस रेंज से वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ना यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन इतना ज्यादा कैसे हो गया? तो इन्फ्लेशन के इतना ज्यादा होने के दो प्रोमिनेंट रीजंस है। हाई इन्फ्लेशन का नंबर 1 रीजन है कोरोना पैंडेमिक के दौरान ओवरऑल अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखें वर्ल्ड वाइड तो काफी स्लो हो गया था। तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए वर्ल्ड वाइड ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स ने अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट को काफी तेजी से कम किया था। जब भी किसी भी कंट्री में इंटरेस्ट रेट काफी कम हो जाता है तो यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से काफी सस्ते में लोन ले सकते हैं। इंडिविजुअल्स भी अपना परचेजेस काफी बढ़ा देते हैं क्योंकि उन्हें भी काफी सस्ते में कॉमर्शियल बैंक से लोन मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप कॉर्पोरेट्स को देखें तो वहां भी क्योंकि इंडिविजुअल्स अपना परचेस काफी बढ़ा रहे हैं तो जो सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, उनका डिमांड काफी बढ़ जाता है। तो कॉर्पोरेट्स को इनका सप्लाई बढ़ाना होगा। जब भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा तो ये जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी सप्लाई बढ़ाएंगे और इस सप्लाई को बढ़ाने के लिए वो बैंक से काफी सस्ते में लोन लेंगे या फिर मार्केट से थ्रू बॉन्ड इशू वो सस्ते में पैसा उठाएंगे। सो ओवरऑल बिकॉज ऑफ ऑल दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कंट्री का वो बढ़ जाता है। वहां पे जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने लगता है, एम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ने लगता है जो कि ओवरऑल कंट्री के लिए काफी अच्छा है। सो नाउ अभी तक तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन की एंट्री होती है।
जब भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के डिमांड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं तो उनके प्राइसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, और जब प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगता है। इन्फ्लेशन के इतने तेज़ी से बढ़ने का दूसरा प्रोमिनेंट रीज़न है रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहा वॉर। इस वॉर के कारण एनर्जी प्राइसेस दैट इज क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस, साथ ही फूड के जो आइटम्स हैं उनका प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ऑल्दो फिलहाल ये प्राइसेस कम हुए हैं काफ़ी हद तक, लेकिन अभी भी रिलेटिवली ये प्राइसेस ज़्यादा है। यहाँ पे क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस या फिर फूड आइटम्स का सप्लाई कम हुआ, और इस सप्लाई कम होने के कारण इनके प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए, तो इसके कारण भी ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ा है। यहाँ पर आप एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लें, दैट इज अभी तक हमने जो दो प्रोमिनेंट रीजंस जाने हैं जिनके कारण इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है, इन दोनों में ही एक बड़ा डिफरेंस है। लाइक जो फर्स्ट रीजन हमने जाना था वो था कि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम कर दिया गया था, जिसके कारण जो डिमांड था प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन आया वो आया था डिमांड साइड के कारण, जबकि जो दूसरा रीजन है दैट इज वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, तो यहाँ पे सप्लाई कम हो गया था प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन आया वो आया था बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड प्रॉब्लम। अभी तक हमने जान लिया है कि वर्ल्ड वाइड ज्यादातर कंट्रीज में इन्फ्लेशन काफी तेजी से ऊपर गया है, और साथ ही हमने ये भी जान लिया है कि ये इन्फ्लेशन ऊपर क्यों गया है। वर्ल्ड वाइड काफी कंट्रीज में जो हाई इन्फ्लेशन है वो वहां के रिस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक का जो टारगेट रेंज है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो नाउ ये जो रिस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक्स हैं वो डेस्परेटली इस इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे सिंपल ऑप्शन ये है कि इन्फ्लेशन जिस रीजंस के कारण ऊपर गया है आप उन रीजंस को ही खत्म कर दें। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट था दैट इज रसिया एंड यूक्रेन के बीच का वॉर, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज जो नंबर 1 हमारा रीजन था जिसके कारण इन्फ्लेशन ऊपर गया है, दैट इज सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेजी से कम किए थे। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स को अब इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेजी से ऊपर करना पड़ेगा, और जब भी वो इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेजी से ऊपर करेंगे तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंट्री का वो काफ़ी तेजी से कम होगा। जब भी सेंट्रल बैंक्स काफ़ी तेजी से और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स को जो लोन मिलता है सेंट्रल बैंक से वो कॉस्टली हो जाएगा। सिमिलरली इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स को जो लोन मिलता है कॉमर्शियल बैंक से वो भी काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लोन का डिमांड है वो कम होने लगेगा। सो ओवरऑल इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होने लगेगा, और मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड कम होगा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का, और अगर डिमांड कम होगा तो कॉर्पोरेट्स के द्वारा भी सप्लाई भी कम होने लगेगा, और इसके कारण जो ओवरऑल कंट्री का जीडीपी है वो कम होने लगेगा, और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगेगा। सो ऑल्दो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का ओवरऑल इकोनॉमी पे काफी बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है, लेकिन इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इतना कीमत हमें चुकाना पड़ेगा। किसी भी कंट्री के लिए हाई इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ता है तो ओवरऑल जो करेंसी का वैल्यू है वो काफ़ी तेज़ी से गिरेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल्स का जो सेविंग्स है उसका वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगा। सिमिलरली जो कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है वो कौन सा इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये इंटरेस्ट रेट होता है वो इंटरेस्ट रेट जिस इंटरेस्ट रेट पे सेंट्रल बैंक्स कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं। तो इंडिया में अगर आप देखें तो इसे हम रेपो रेट बोलते हैं, दैट इज वैसा रेट जिसमें इंडियन सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। यहाँ पे जब भी सेंट्रल बैंक इस इंटरेस्ट रेट को काफ़ी तेजी से और ज़्यादा बढ़ाएगा तो कॉमर्शियल बैंक सब सेंट्रल बैंक से कम लोन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है सेंट्रल बैंक्स को। और अगर कॉमर्शियल बैंक्स के पास कम पैसा है तो वो भी इंडिविजुअल्स या फिर कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे। ना हम जान लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड ये जो इंटरेस्ट रेट तेजी से सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रहे हैं उसका इक्विटी मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट के काफ़ी तेजी से और काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण इक्विटी मार्केट्स पे ओवरऑल 2 मेजर फर्क पड़ सकता है। फर्स्ट ऑफ कोर्स होगा कि पहले जो इंटरेस्ट रेट था काफ़ी कम था, जिसके कारण वर्ल्ड में ओवरऑल लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा था, जिसका बड़ा हिस्सा इक्विटी मार्केट्स में जा रहा था, जिसके कारण इक्विटी मार्केट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। अब सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, तो अब जो वर्ल्ड वाइड ओवरऑल लिक्विडिटी है वो कम हो रहा है, जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स में भी पैसा कम जाएगा, जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस हिट होगा। सेकंड है टीना इफेक्ट, दैट इज देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो पहले इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम था तो उसके कारण आप
डेट पेपर्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर पाते थे क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी कम मिल रहा था, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो फिलहाल जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हैं, दैट इज़ डेट पेपर्स हैं, वहाँ भी इन कमिंग फ्यूचर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, जिसके कारण जो ओवरऑल पैसा जा रहा था इक्विटी मार्केट्स में वो अब कम जाएगा। तो इसके कारण भी इक्विटी मार्केट्स पे नेगेटिव असर पड़ेगा। यूएस सेंट्रल बैंक दैट इज फेड रिजर्व काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो इसके कारण आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर यूएस में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम होगा, साथ ही उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूएस या फिर यूरोप या फिर दूसरे मेजर इकोनॉमीज लाइक चाइना का कंडीशन अच्छा नहीं है, तो इसका इफेक्ट ऑफकोर्स इंडियन इकोनॉमी पे ही पड़ेगा। दैट्स वाई इस ईयर दैट इज 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट अबाउट 7.5% तक रहेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज रीजंस अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो या तो 7% होगा या फिर कुछ हद तक उससे कम भी हो सकता है। और साथ ही नेक्स्ट ईयर का भी जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी इसके कारण हिट होगा। अभी तक हमने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जाना है, नाउ मैं आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। तो यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट है कि ऑल्दो यूएस जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, इस साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर भी थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद दैट इज़ 22 और 23 में तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन 24 एंड 25 में यूएस फिर से इंटरेस्ट रेट घटाने लगेगा, उसके कारण फिर से वर्ल्ड वाइड जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाएगा। सेकंड है इंडियन कंपनीज का परफॉर्मेंस, दैट इज ओवरऑल उनका अर्निंग ग्रोथ कैसा रहेगा, क्योंकि किसी भी स्टॉक मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो मोस्टली लॉन्ग टर्म में वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है और साथ ही वहाँ पे जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। अगर वो अच्छा रहता है तो लॉन्ग टर्म में वहाँ के स्टॉक मार्केट से आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप इंडियन कंपनीज का परफॉर्मेंस देखें तो फिलहाल परफॉर्मेंस अच्छा है। गोइंग अहेड इन फ्यूचर अगर यूएस एंड यूरोप में प्रॉब्लम आता है तो ऑफकोर्स उसके कारण जो आईटी कंपनीज हैं या फिर फार्मा कंपनीज हैं या फिर वैसी कंपनीज जो कि अपना ज़्यादातर जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो एक्सपोर्ट करती हैं, दैट टू मोस्टली इन डेवलप्ड कंट्रीज, तो ऑफकोर्स उनका बिजनेस कुछ हद तक हिट होगा। लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इंडियन इकोनॉमी मोस्टली एक डोमेस्टिक डिमांड लेड इकोनॉमी है, तो यहाँ पे वैसी कंपनीज जिनका जो सामान है दैट इज प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो मोस्टली इंडियन कंज्यूमर्स के द्वारा ही कंज्यूम किया जाता है, उन कंपनीज पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क इसका नहीं पड़ेगा। थर्ड है इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन, क्योंकि अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है तो ऑफकोर्स करेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है तो ऑफकोर्स करेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और फिलहाल अगर इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन देखें तो निफ्टी 50 का अगर आप पी रेशियो देखें तो ये है अबाउट 21, जो कि थोड़ा ही ज़्यादा है लॉन्ग टर्म एवरेज से, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली अगर आप इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो भी ज़्यादा नहीं है, ये है अबाउट 94%। हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज अबाउट 85% के आसपास रहता है, तो ये भी थोड़ा ही ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट्स अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, तो अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण करेक्शन आता है तो वो बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होगा। सो नाउ अभी तक हमने जो भी डिटेल्स चेक किया है उससे यही पता चलता है कि ऑफकोर्स इन नियर फ्यूचर में इंडियन स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आ सकता है, लेकिन साथ ही जो डिटेल्स हमने चेक किया उससे ये भी क्लियर है कि कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको रिसेंट टाइम्स में बताया है कि अप टू 10% का करेक्शन बिल्कुल आ सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, लेकिन फिलहाल कोई बहुत बड़ा गिरावट लाइक 20% 30% का गिरावट नहीं लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आएगा। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन का ऊपर नीचे होना, इंटरेस्ट रेट का ऊपर नीचे होना, ये एवरी फ्यू ईयर्स होता रहता है, तो इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वहाँ पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसे आइडियली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म और वेरी लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।